केंद्र और राज्यों के बीच के टकराव को लेकर कुछ चर्चा करना जरूरी है। 1967 तक तो देश में चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, वहां एक ही दल की सरकारें थी, एक ही दल का प्रभुत्व था। 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में हारने के बाद जब बहुदलीय व्यवस्था भारत में शुरू हुई तो भारतीय व्यवस्था में असल में केंद्र राज्य टकराव प्रारंभ हुआ। उस समय अन्य दलों की सरकारों ने कांग्रेस के सामने एक तरीके से सिर उठाना शुरू किया और कांग्रेस अर्थात केंद्रीय सत्ता के सामने एक अपनी आवाज रखनी शुरू की। और ये बढ़ती आवाज का ही परिणाम था कि दोनों के बीच में टकराहट की शुरुआत हम देखते हैं। अर्थात केंद्र राज्य संबंधों में कुछ खटास के हम कुछ उदाहरण इसी काल से देखना शुरू करते हैं। इन तनाव के संभाव्य क्षेत्र तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें उनके कुछ उपक्रमों के बारे में जानना चाहिए जो देश में इसे रोकने के लिए किए गए। क्या प्रयास हुए बढ़ती टकराहट को एक तरीके से थामने का, रोकने का। 1966 में ही सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना होती है और प्रशासनिक सुधार आयोग कुछ प्रस्ताव देता है। उसमें केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, जिसे कुछ ऐसी अनुशंसाएं करनी थी, ऐसे रिकमेंडेशन देने थे जिनसे दोनों के बीच की टकराहट कम हो, संबंध बेहतर हो, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे और साथ ही साथ देश की एकरूपता पर भी किसी तरह की चोट ना हो। ये जो प्रतिवेदन था, इसका यदि हम निचोड़ देखें तो MC शीतलवाड़, बहुत प्रसिद्ध जो न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर कुछ इस प्रकार अपनी अनुशंसा रखी। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा होती है। बाद में तो इस संबंध को लेकर अनुशंसा सबने भी की और फिर बाद में ऐसे संस्था का गठन भी हुआ। दूसरा, किसी गैर दलीय व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की अनुशंसा इस रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति राज्यपाल बने वह भरसक न्यूट्रल रहे, भरसक किसी भी दल के प्रति उसका झुकाव ना हो। और तीसरी रिकमेंडेशन थी, अधिकाधिक शक्तियां राज्यों को दे दी जाएं, अर्थात जो सूची के बारे में जो वितरण था विषयों का, उसमें वितरण ऐसा किया जाए कि राज्यों की सूची में ज्यादा से ज्यादा विषय डाल दिए जाएं। 1969 में राजा मन्नार समिति जो DMK की थी, उसने तो संघीय या संघवादी प्रावधानों को ही समाप्त करने की अनुशंसा कर दी थी और उसके अनुसार भारत को पुनः उस काल में जाने की व्यवस्था का अनुरोध था जो काफी पुराना था, जब कोई सशक्त केंद्र नहीं हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, पहली बात कि IAS IPS जैसी अखिल भारतीय जो सर्विसेज हैं उसको पूरी तरह से समाप्त करें। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को पूरी तरह से हटाया जाए। तीसरा, राज्य सूची में ज्यादा से ज्यादा विषय शामिल किए जाएं। और चौथा, राज्यपाल की मंत्रिपरिषद नियुक्त करने की शक्ति को पूर्ण रूपेण समाप्त किया जाए। जाहिर है इन प्रस्तावों को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि ये प्रस्ताव भारतीय संघीय व्यवस्था पर एक तरह से चोट थी। भारत के संवैधानिक जो प्रावधान थे उसके भी खिलाफ ये जा रहे थे, इसलिए अधिकतर प्रस्ताव इनमें से स्वीकार नहीं हुए। अब जो तीसरा पक्ष आता है, पश्चिमी बंगाल के जो मार्क्सवादी थे, जिन्हें हम लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, जिनका बड़ा लंबे काल में वहां शासन रहा, उन्होंने क्या किया। 1977 में इनके मुताबिक संघ शब्द ही हटा दें संविधान से। वैसे तो संघ शब्द का भारत में उस संदर्भ में उल्लेख नहीं है जिस संदर्भ में उसे अन्य देशों में कहा जाता है। संघ अर्थात फेडरेशन,
जैसा मैंने बारंबार बताया है, भारत के संदर्भ में संघ की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कुछ दूसरी है। और उनका कहना था कि संघ शब्द हटाकर उसे संघीय व्यवस्था कह दिया जाए, जिससे भारत राज्यों का संघ स्पष्ट कर दिया जाए। दूसरी बात, केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार यही विषय रहे, शेष राज्यों पे छोड़ दे। मतलब ये कि ये लोग अपने प्रस्तावों में पिछली जो समितियां थी उससे भी आगे निकल गए थे। तीसरा बिंदु, केंद्र को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 75% राजस्व वे राज्यों के बीच में वितरित करें, अर्थात केंद्र के पास मात्र 25% धन रहे, रेवेन्यू रहे। और चौथा, राज्यसभा को भी लोकसभा जितनी शक्तियां दी जाए। इसके पीछे यह तर्क था कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए राज्य अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के अधिकारों में विस्तार की बात कर रहे थे। थोड़ा हम सोचें कि ये सरकारें प्रस्ताव लाती भी थी तो किस तरीके के प्रस्ताव आते थे। इन सब प्रस्तावों में कुछ एक कॉमन थ्रेड हम देखते हैं। आज के विश्व, जहां अमेरिका, चीन, रूस, जहां ऐसी महाशक्तियां हैं, वहां इन राज्यों का कमजोर केंद्र देखना उचित नहीं था। यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यों को इतनी ताकत दी जाए कि उसके सामने केंद्र कमजोर नजर आए? आप सबको यह सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब केंद्र सरकार की यदि बात करें तो केंद्र सरकार ने स्वयं भी एक आयोग गठित किया, जिसे 1983 का सरकारिया आयोग कहते हैं। सरकारिया भी एससी के रिटायर्ड जज थे। सामान्यतः ऐसे जो आयोग बनते हैं उसमें रिटायर्ड जज को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ कि जो रिटायर्ड जज अपने अनुभवों के आधार पे बहुत सोच समझकर निर्णय लेंगे। रिटायर्ड जज किसी दल से जुड़े हुए नहीं होते। रिटायर्ड जज जो हैं वे न्याय संगत बातें करने में परिपक्व होते हैं, इसलिए ऐसे आयोगों में इनको सामान्यतः अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम देखें कि इन विधि विशेषज्ञों ने क्या क्या प्रस्ताव रखे, क्या संस्तुतियां दी। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की बात की सतत रूप से। साथ ही इनके जो दूसरे प्रस्ताव थे ये अन्य जो समितियां हैं जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है उससे बिल्कुल विपरीत थे। इनका कहना था कि ऑल इंडिया सर्विस को और मजबूत किया जाए। हाँ, 356 के उपयोग को लेकर सरकारिया कमीशन, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, उसने इस बात को अंडरलाइन किया है कि इसका उपयोग संभाल कर किया जाए। इसे हटाने की कोई बात नहीं है, ये जरूरत है, लेकिन संभाल कर उपयोग करने की आवश्यकता है। तीसरा, कराधान की शक्ति के संबंध में जहां एक और 75% धन राज्यों में बांटने के प्रस्ताव आ रहे थे, सरकारिया कमीशन स्पष्ट था कि इसकी शक्ति संसद के पास ही रहे और संसद तय करे कि किस तरह के कर वितरण, कर विभाजन की व्यवस्था हो। चौथा, राज्यपालों के पद की सुरक्षा की जाए। पांचवा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श लिया जाए, अर्थात ऐसी स्थिति को से बचा जाए जिसमें टकराहट हो, और टकराहट की स्थिति में आपको मालूम है कि केंद्र का कानून ज्यादा हावी होता है और वह लागू होता है। लेकिन यहां पर सरकारिया की अनुशंसा थी कि केंद्र के द्वारा यदि समवर्ती सूची में किसी तरह का कानून बनाया जा रहा है तो राज्य सरकारों से परामर्श अवश्य कर लिया जाए। साथ ही राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति के लिए किसी तरह की सहमति की आवश्यकता नहीं मानी। 247 अनुशंसाएं थी, जिसमें 180 अनुशंसाएं बार बार की जा चुकी हैं।
इसके बाद केवल 2007 में एम पुंची की अध्यक्षता में जो चीफ जस्टिस थे, एक आयोग गठित किया गया जिन्हें नए पृष्ठभूमि में नए परिदृश्यों के अनुसार नई अनुशंसाएं करने की जरूरत के मद्देनजर यह समिति बनाई गई। इसके प्रस्ताव क्या थे? समवर्ती सूची पर राज्यों को अधिक अधिकार, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति में थोड़ी कमी का प्रस्ताव, राज्यपाल की राजनीतिक तटस्थता पर बल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सतत रूप से गत 70 वर्ष के भारत के स्वतंत्र इतिहास में हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बारंबार प्रश्न उठाता रहा है। इसलिए राज्यपाल के मुद्दे को लेकर हर समिति ने कुछ न कुछ अनुशंसा की है और ये एक बहुत सेंसिटिव मामला हो चला था धारा 356 के तहत। तो इसकी तटस्थता पर बल और पद सुरक्षा, साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करने का प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव था इनका कि राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति हेतु 6 माह की काल सीमा निर्धारित हो। राज्यपालों को यूनिवर्सिटी के चांसलर रहने की शक्ति खत्म की जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर राज्य के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर होने के नाते ये संभावना देखी जा रही थी कि चांसलर जो हैं या राज्यपाल जो हैं उनका जिस ओर राजनीतिक झुकाव है, उस राजनीतिक झुकाव के मद्देनजर वे उस झुकाव से संबंधित लोगों को ही विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में नियुक्त कर रहे थे। तो इस संभावना को कम करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि उनके अधिकारों को इस क्षेत्र में कम करें। 356 के बारे में फिर यह भी प्रस्ताव आया कि जो एसआर बोमई केस था, एक बहुत प्रसिद्ध केस, उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन हो। तो एक बात हमें समझ में आती है, वो ये कि अमेरिका और हम दोनों ही राज्यों के संघ अवश्य हैं, परंतु एक मूलभूत अंतर, और वो ये कि भावनात्मक तौर से सदियों से हम जुड़े हुए हैं और संकट में हमें तोड़ना आसान नहीं। लेकिन अमेरिका में इसका ठीक विपरीत, वहां भावनात्मक रूप से संबंध कम, समझौते के रूप में एक दूसरे से संबंध है, इसलिए टूटने की संभावना वहां जब तब रहती है। अमेरिका के जो राज्य हैं वो एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं, भावनात्मक की तो बात ही दूर। उन्हें साथ ही साथ कोई ऐसी विधिक व्यवस्था भी नहीं है जो उन्हें बांध के रखे और संकट के समय सुनिश्चित करे कि सब राष्ट्र या राज्य अमेरिका के संदर्भ में एक रहें। आधुनिक इतिहास में देखें तो अमेरिका की जितनी भी पराजय हुई, वैसे तो अमेरिका अपराजय रहा, लेकिन जहां भी उसे एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी, जैसे वियतनाम का मामला लें, तो उसके यदि कारण पे जाएंगे तो अप्रत्यक्ष ही सही, क्यूबा के संकट की बात करें, कोरियाई संकट की बात करें, वियतनाम संकट का तो मैंने जिक्र किया ही, और अभी वर्तमान में जो कुछ वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में जो उसका हश्र हुआ, इन सभी जगहों में सेनेट या राज्यसभा के दखल को ही प्रमुख कारण अमेरिका के इस शोचनीय स्थिति का रहा। जहां भी उसकी स्थिति खराब हुई, उसके पीछे सेनेट का दखल एक कारण रहा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वहां के राज्यों ने ये बार बार धमकी दी केंद्रीय सत्ता को कि राष्ट्रपति चाहे तो लड़ते रहें, हम अपने को अमेरिका से स्वतंत्र कर लेंगे यदि अमेरिका की संघीय सरकार अपना रवैया इन देशों के प्रति जारी रखी। अब हम आते हैं अनुच्छेद 356 पर पुनः, जिस पर केंद्र राज्य टकराव जो है वो सबसे ज्यादा रहा। 1954 में इसकी शुरुआत देखी जाती है, जब आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, और केरल की तो राजनीतिक शुरुआत ही राष्ट्रपति शासन से 1956 में हुई, जब राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। मणिपुर में 10 बार
मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश 9 बार, पंजाब 8 बार, जम्मू कश्मीर 7 बार, बिहार 8 बार। कितने उदाहरण हैं। और एक ही राज्य में यदि इतनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो तो क्या वहां स्थायी विकास की कल्पना की जा सकती है। सरकारों का बार बार बदलना किसी देश की, किसी राज्य के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जान के आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है, ये 2 ही राज्य हैं आज की स्थिति में जहां कभी राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत नहीं आई। वैसे देखा जाए तो तेलंगाना मात्र भी उसको 8 वर्ष हुए हैं, वो 8 वर्ष का शिशु है। छत्तीसगढ़ फिर भी 20-22 वर्ष उसकी स्थापना को हो चुके हैं। लेकिन केरल और अन्य राज्यों के इतिहास को देखें जहां स्थापना से ही राष्ट्रपति शासन शुरू होता है, हम और तेलंगाना ये 2 सौभाग्यशाली राज्य रहे हैं जो राष्ट्रपति शासन से बचे हुए हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर एसआर बोमई वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के विचार थे उसके अनुसार 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की संघ की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध तत्कालीन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एसआर बोमई जो जनता दल के थे, उन्होंने 1989 में ये एक रिट दायर किया, एक वाद दायर किया, केस दायर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अर्थ वो होता है ऐसा जजों का एक दल बनाया जाता है जो संवैधानिक मामलों में निर्णय देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कोई सा केस संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है तो 1 या 2 या 3 जजों का बेंच उस पर निर्णय नहीं देता, उसके लिए एक बड़ी संख्या के जजों को शामिल किया जाता है। और इस प्रकार यहां पर हम इसे सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जजों की। यह समझने की बात है कि इन जजों ने बड़े विस्तार से इस केस के बारे में अध्ययन किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी परीक्षाएं आजकल पीएससी यूपीएससी की होती हैं, चाहे नायब तहसीलदार की हो या जज की हो, उसमें 356 को लेकर एसआर बोमई केस के बारे में जिक्र आता है। यदि राज्यपाल ये महसूस करे कि राज्य का शासन संवैधानिक तौर पर अस्थिर है या संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। शब्द है महसूस करें, अर्थात अपने विवेक पर। वह जब चाहे तो ये निर्णय ले सकता है। ये विवेकाधिकार जो है वह कई बार ऑटोक्रेटिक मालूम होता है। कई बार इस अधिकार का उपयोग बेसिर पैर के किए जाने का आरोप इसीलिए लगता रहता है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाती है, राज्य की मंत्रिपरिषद, और राज्यपाल जो है उसके हाथ में एक तरीके से सत्ता आ जाती है जो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य पर प्रशासन चलाता है। और राष्ट्रपति स्वयं भी कुछ नहीं करता, वो केंद्र के मंत्रिमंडल के आधार पर राज्यपाल को निर्देशित करता रहता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह हुआ कि केंद्र हावी हो जाता है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? पहला, बहुमत परीक्षण जो है वह केवल विधानसभा में होगा, अन्यत्र नहीं। दूसरा, 356 का उपयोग करने के पहले राज्य को चेतावनी दी जाए और कुछ समय दिया जाए। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, भले ही न्यायिक परीक्षण से बाहर हो परंतु उसके पीछे के आधार बिल्कुल जांचे जा सकते हैं। आखिर ये परामर्श क्यों दिया गया, इसकी जरूरत को हाईलाइट किया जा सकता है। यदि 356 का प्रयोग न्यायालय में टिक नहीं सका तो फिर न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है। 356(3) राष्ट्रपति की शक्तियों पर निर्बंधन है। संसद के द्वारा अनुमोदन होने तक राज्य की विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का विचार था।
एक तरीके से आदेश था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र के टकराव में के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर ये टकराहट इतनी बुरी स्थिति में नहीं गई कि राज्यों के बीच में केंद्र के साथ संवाद बंद हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर जब तब इस पे उचित निर्णय देकर स्थिति को सामान्य करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम पाते हैं कि 1994 के बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रवृत्ति में कमी तो आई है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। और ये कमी का कारण ये कि बारंबार जो राज्यों के द्वारा जो विरोध की आवाज उठ रही थी, राज्यपाल के अधिकारों के दुरुपयोग की, उसके परिणाम स्वरूप ये कमी आई थी। कोई संवैधानिक बदलाव नहीं किया गया था। जब तक राज्य में नई सरकार नहीं बन रही हो, तब तक, जैसे कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड में और 2019 में महाराष्ट्र में हुआ, कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वर्तमान में भी जो समस्या महाराष्ट्र में चल रही है, सामान्य स्थिति होती 1967, 68, 70 की, तो संभवतः वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। लेकिन ऐसा करने से बचने का अब एक प्रयास नजर तो आता है, और इस तरह टकराव की जो स्थिति है उसको न्यूनतम करने में काफी हद तक सफल हुए। कल्पना करिए एक ऐसी स्थिति जहां पूर्ण रूपेण यूनिटरी स्ट्रक्चर है, अर्थात एकात्मक ढांचा है। भारत जैसे विशाल देश में यदि एकात्मक ढांचा रहे, पूर्ण रूप से संघात्मक न रहे, तो इसके क्या खामियाजा भुगतना होगा। पहला, एकात्मक शैली मतलब एक शासन, एक सरकार जो किसी एक क्षेत्र में बैठेगी। वर्तमान में कल्पना करिए दिल्ली में बैठती है, उसका निश्चित रूप से नियंत्रण पूरे क्षेत्र पर उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि संघात्मक शैली में है। तो पहला खामियाजा कमजोर नियंत्रण। दूसरा, यदि नियंत्रण कमजोर है तो देश की अखंडता, अक्षुण्णता को खतरा है। तीसरा, यदि नियंत्रण कमजोर है तो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, आतंकवादी प्रवृत्तियां, अलगाववादी प्रवृत्तियां, विद्रोही प्रवृत्तियां, इनको बढ़ावा मिलेगा। ये एकात्मकता की, पूर्ण एकात्मकता की भारत जैसे विशाल देश में बुराई है। चौथा, एकात्मक प्रवृत्ति या एकात्मक शासन सामान्यतः तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। पांचवा, भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में आप देखेंगे कि यदि एकात्मक शासन होए पूर्ण रूपेण, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो संसद के माध्यम से चलती है, उस संसद में देश का जो क्षेत्र ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है वह क्षेत्र हावी रहता है। उदाहरण के लिए भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत, उत्तरी भारत का वो हिस्सा जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आते हैं, इनके चुनावी क्षेत्र को देखें, निर्वाचन क्षेत्रों के घनत्व को, और आप पाएंगे इन चार क्षेत्रों में देश के आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्योंकि घनत्व बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से ये क्षेत्र हावी हो, परिणाम क्या होगा कि हर बार इस क्षेत्र से जीते हुए दल का दबदबा केंद्रीय सरकार में रहा है। आप यदि भारत के इतिहास को देखें तो भारत के अधिकतर प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र से आए हैं। श्री देवे गौड़ा को छोड़कर, जिनका कार्यकाल बहुत कुछ समय का रहा, कुछ महीनों का, बाकी सभी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र से आए। इस क्षेत्र का दबदबा रहा। एकात्मक शैली में यदि इसी एक क्षेत्र का दबदबा रहेगा तो बाकी क्षेत्र काफी कुछ सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही
जो एक बहुत बड़ी बुराई आएगी वो ये कि ऐसे वंचित होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र जो हैं वे कहीं और मुखातिर होने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे जो शायद देश की अखंडता एकता के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन यदि संघात्मक शैली है, यदि संघात्मक व्यवस्था है, तो उसका फायदा क्या है कि केंद्र में कोई भी सरकार आए, हर राज्य को अपनी सरकारें मिली हैं, तो राज्य की सरकारों के माध्यम से वहां की जनता, वहां के नागरिक अपनी उम्मीदों, अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है। केंद्र की सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पर जहां आधारित होती है, राज्य की सरकारें वहां मूलतः स्थानीय मुद्दों पर चुनी जाती हैं और स्थानीय मुद्दे जनता के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। तो संघात्मक शैली की ये खासियत है। कल्पना करिए यदि एकात्मक शैली रही तो उसकी एक बहुत बड़ी बुराई एक और ये होगी कि जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय विचार या क्षेत्रीय पर्व आदि, ये सब लुप्त प्राय होने लगेंगे और वे परंपराएं हावी होने लगेंगी जिनका दबदबा केंद्र में है, जिनका दबदबा उस सरकार में है, सत्ता में है। क्या भारत ऐसा एक परंपरा वाला राष्ट्र बन सकता है, एक संस्कृति वाला, एक विचार वाला? इसका इतिहास बताता है कि भारत परंपराओं की विविधता का देश रहा है और यदि ऐसी परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाई उसको कुचला जाने का प्रयास किया जाए तो विरोधी शक्तियों का जन्म हो जाता। इसलिए संघात्मक व्यवस्था बहुत जरूरी है। सहनशीलता के आधार पर, सहयोग के आधार पर हमें क्षेत्रीय मूल्यों को, क्षेत्रीय गुणों को और क्षेत्रीय संस्कृति को विकसित करते हुए एक राष्ट्रीय संस्कृति और मूल्यों को विकसित करना चाहिए। संघवाद जो है वो एकता और अनेकता, हम देख चुके हैं, दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त करके आप राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य नहीं पा सकते। यही बात जो मैंने और पहले कही उसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य, राष्ट्रीय एकता को पाने के लिए यदि हम क्षेत्रीयता को कुचलें तो प्रॉबेबली, संभवतः वह विरोधी ताकतों को जन्म दे देगा। इस तरह की जो बाध्यकारी एकता है वो वास्तव में और ज़्यादा खतरनाक होती है, और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है, और ज़्यादा अलगाववाद को जन्म देती है। बाध्यिक एकता के बदले सहयोगी एकता, सहयोगात्मक रवैया ज़्यादा आवश्यक है और यह संघवाद से आता है। बाध्यिक एकता तो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील हों, उत्तरदायी हों और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो जो सहयोगी संघवाद का पालन करती हो, अनुपालन करती हो। कुल मिलाकर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो संवेदनशील, उत्तरदायी और सहयोगी संघवाद में विश्वास करे। इस प्रकार ये अध्याय एक अध्याय के रूप में यहाँ समाप्त होता है और इस अध्याय के मातहत हमने भारत की राजनीति को बहुत गहराई से समझने, समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इसके अध्ययन के बाद आप पाएंगे, महसूस करेंगे कि दिन प्रतिदिन की जो राजनीति है उसको अब बेहतर समझने लगे हैं। उसके जो न्यूएंसेस हैं उस पर अब आपकी पकड़ बढ़ी है। इस अध्याय से संबंधित अब कुछ प्रश्नों की ओर हम जाएं, क्योंकि जब तक इनके प्रश्नों को आप पढ़ें नहीं और उसके उत्तर न निकालें तब तक यह अध्ययन जो है वह अधूरा रहेगा। तो हम 5 प्रश्न इस संबंध में कौन कौन से हैं जिसको
जिसका उत्तर आपको अपने घर में बैठकर लिखना है। वो पहला प्रश्न ये रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारणों को स्पष्ट करें। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, जिसमें आपको बताना होगा वे बिंदु जो संघीय व्यवस्था की आवश्यकता साबित करते हैं। उदाहरण के लिए संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के संबंध में मैंने जो अंतिम बिंदु बोला इस अध्याय में, विविधता को अक्षुण्ण बनाने की जरूरत है। परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, भाषाई विभिन्नता, इसको बनाए रखने की जरूरत है। उसी में हमारी एकता निहित है। इसी प्रकार कुछ अन्य भी बिंदु हैं जिनको आपको क्रमवार लिखना होगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से एकात्मक तत्व। तत्व के स्थान पर आप प्रवृत्तियां भी समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में कौन कौन से संघात्मक और कौन कौन सी एकात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसे लिखें। यह एक दीर्घ प्रश्न है, लेकिन इसे आप बिंदुवार लिखें। अहम ये नहीं है कि आप कितना लंबा उत्तर लिख रहे हैं, अहम ये है कि आपने क्या सभी बिंदुओं को छुआ कि नहीं। तो आप बिंदुवार, जैसा कि आपको इसके अध्ययन के दौरान बताया गया, करीब 20 बिंदु हैं दोनों पक्षों को मिलाकर, संघात्मक प्रवृत्ति और एकात्मक प्रवृत्ति। तो इन 20 बिंदुओं को आप क्रमवार लिखें और हर बिंदु पर 2 से 3 पंक्तियां काफ़ी होंगी। तीसरा प्रश्न, भारत में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध पर एक लेख लिखें। भारत में केंद्र और प्रशासनिक संबंधों पर एक लेख। अध्ययन के दौरान हमने 3 तरह के संबंधों का अध्ययन किया: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और अंतिम संबंध कौन सा था? वित्तीय संबंध। यहाँ पर हम प्रशासनिक संबंधों का जिक्र कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। इस पर आपको एक लेख लिखना है। भारत सशक्त केंद्रीय विशेषताओं से युक्त एक संघ है। भारत सशक्त केंद्रीय विशेषताओं से युक्त एक संघ है। समीक्षा करें। समीक्षा शब्द के मायने क्या हैं? समीक्षा शब्द का अर्थ ये है, ऐसे बिंदुओं को लिखें जो इस वाक्य के पक्ष में हैं। उसके बाद ऐसे बिंदुओं को लिखें जो इस स्टेटमेंट या वाक्य के पक्ष में नहीं हैं। और उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है कि भारत क्या वास्तव में केंद्रीय विशेषताओं से युक्त एक संघ है या कुछ और है या कुछ और है। तो निष्कर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहले पक्ष और विपक्ष दोनों में बिंदुवार इन विशेषताओं का जिक्र करेंगे। 5वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। भारत के संदर्भ में, भारत में संघवाद होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र क्यों स्थापित किया गया, कारण लिखें। तो आपको इसमें विस्तार से लेकिन पुनः बिंदुवार ही उत्तर हो, जिसमें आपको बताना होगा कि किस मामले में केंद्र शक्तिशाली है, और हर मामले में आपको साबित करना होगा यह क्यों हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। शक्तिशाली केंद्र क्यों स्थापित किया गया, इसके कारणों पर जाना है। और अंतिम प्रश्न आप ले, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के विषय में
विशेष उपबंध क्यों किए गए? भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के विषय में विशेष उपबंध क्यों किए गए, स्पष्ट करें। कौन से राज्य हैं जिनका हमने अध्ययन किया है, जहां पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए? पहला था जम्मू एंड कश्मीर, पहला था, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में अब वह विशेष नहीं रहा, पर जब तक था तब तक का विवरण आपको देना है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें लिखना होगा, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में आपको लिखना होगा, जहां किसी वहां की विशेष स्थिति के कारण वहां पे कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, और कुछ अन्य राज्यों में यदि कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं तो उसको आप देखें और उसको भी लिखकर अपने को इस मुद्दे में अपडेट करें। जम्मू कश्मीर के मामले में आपको अपना उत्तर जनवरी 2020 तक के लिए लाना है। जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ था। और जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दामन दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी की गई थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए किन स्थितियों में और क्यों किए गए और आज की स्थिति क्या है। इस प्रकार इन प्रश्नों के गहन अध्ययन और इनके उत्तर के बाद आप निश्चित रूप से राजनीति में पारंगत हो जाएंगे।